हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। दिस इज समीर त्रिवेदी। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्लास 9 साइंस मोशन चैप्टर के टॉपिक मोशन और रेस्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब हम मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये चीज आता है कि मोशन होता क्या है। अगर हम अपनी आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करें तो हमको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो बिल्कुल एक जगह पे फिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोल, ट्री, हाउस। ये कभी अपने प्लेस से इधर उधर नहीं जाते, लेकिन हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं। तो हम यहाँ पे ये पा सकते हैं कि this is a very common characteristic of all the moving bodies is they change their position with the time. चलिए हम इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं और फिर मोशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल को ले लें, आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहा है, एक कार ए पोजीशन पर है और वो एक स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है। आफ्टर फ्यू सेकेंड ये बी पोजीशन पे पहुंच रही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कार अपने पोजीशन को चेंज कर रही है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। और आसपास की सराउंडिंग चीजों से अगर डिस्कस इसको कंपेयर किया जाए, जैसे हम हिस्ट्री से अगर कंपेयर कर लें तो कार की पोजीशन इन 5 सेकेंड्स में चेंज हो गई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कार मूव कर रही है और अपने पोजीशन को चेंज कर रही है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। Then we can define here a body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point। या हम सिंपल वर्ड में यहाँ कह सकते हैं any object is said to be in motion when there is the change in the position according to the surrounding with the respect of time। तो जैसे हमने यहाँ पे इस कार के एग्जांपल में देखा, कार ए पोजीशन पे है बट आफ्टर 5 सेकेंड ये मूव करते हुए बी पोजीशन पे पहुंच जाती है। तो हम इसको आसपास के सराउंडिंग से जब कंपेयर करते हैं तो इसकी पोजीशन में चेंज मिलता है और टाइम भी हमारा escape करता है। Then an object is said to be in motion when there is change in its position according to the surrounding with the respect of time। अब जैसे हम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग, दे आर आल्सो चेंजिंग देयर पोजीशन। हॉर्स इज रनिंग, दे आर आल्सो चेंजिंग देयर पोजीशन। रनिंग वाटर इन अ रिवर, इट इज आल्सो चेंजिंग इट्स पोजीशन। एक कार बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर चल रही है, वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है आसपास के सराउंडिंग से अगर कंपेयर किया जाए। देन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्लाइंग बर्ड्स आर इन मोशन और रनिंग हॉर्स भी एक मोशन में है। Running water in a river, this is also in motion, and car is moving in a straight road, this is also in motion। They are the few examples of the motion। इन सब में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि object is moving are changing its position according to the surrounding with the respect of time। Then these objects are said to be in motion। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट एकदम फास्ट मूव करे। ऑब्जेक्ट कैन मूव very slowly also। A body moves fairly fast, then its movement can be observed easily। But if a body moves very slow, then it becomes difficult to observe its movement immediately। जैसे कि अभी हमने कार, बर्ड और रिवर का एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो काफी तेजी से मूव कर रहा है, तो उसको तो हम बहुत जल्दी से ऑब्जर्व कर लेते हैं, हम कह देते हैं ये मोशन में है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत स्लो मूव कर रहा है तब भी वो मोशन में है। जैसे हम मोशन ऑफ स्नेल, एक स्नेल बहुत धीरे धीरे मूव करता है, बहुत टाइम लगता है, देन ऑल्सो इट इज इन मोशन, मे बी इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबा समय लेता है, तब भी हम कहेंगे इट इज इन मोशन। रेस्ट, हमने मोशन के लिए तो बात की कि एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन according to the surrounding with the respect of time, then it is said to be in motion। Rest क्या होता है? When any object not changes its position according to the surrounding with the respect of time, then it is said to be in rest। चलिए हम लोग इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज said to be at rest if it does not changes its position with respect to its surrounding with the passage of
टाइम। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, एक ट्री अगर वो हम उसको ऑब्जर्व करें, आफ्टर फ्यू सेकेंड बाद हम फिर ऑब्जर्व करें, तब भी हम देखेंगे ट्री उसी जगह पे है। हम इलेक्ट्रिक पोल्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम चाहे जितने देर बाद उनको ऑब्जर्व करें, दे विल बी एट देयर प्लेस ओनली। तो हम कह सकते हैं कि दीज ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। चलिए इस बात को हम लोग डिस्कस करते हैं। रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म होते हैं। जैसे हम लोग इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात कही जा रही है रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इफ two different observers are not at rest with the respect to each other, then they too get different results when they observe the motion or rest of the body। हम इस बात पे एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सड़क के किनारे खड़े हो और एक फास्ट मूविंग कार आपके बगल से निकलती है, तो आपको क्या लगेगा कि वो कार बहुत तेजी से निकल गई और उसके अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो भी काफी तेजी से मूव करता हुआ आगे निकल गया। और जो कार के अंदर पर्सन बैठा हुआ उसको ऐसा फील होगा, आप सड़क के किनारे खड़े हो, आप काफी तेजी से पीछे की तरफ निकल गए, लेकिन आप रेस्ट पोजीशन पर हो। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में दोनों ऑब्जर्वर को एक दूसरे जो अदर ऑब्जेक्ट्स है वो मोशन में अपीयर होती हैं। बट अगर कार के अंदर बैठे पैसेंजर को देखा जाए तो वो भी रेस्ट पे है, क्योंकि वो कार के अंदर बैठा है, कार इज मूविंग। तो यहाँ पर ये डिपेंड कर रहा है कि डिफरेंट ऑब्जर्वर को डिफरेंट पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को मोशन पे लग रही हैं, बट दे आर इन द रेस्ट। हियर अगर आप कार के अंदर बैठे हैं तो आपको जो बाहर ऑब्जर्वर बैठा हुआ खड़ा है सड़क पर वो पीछे की तरफ मूव करता हुआ लगता है, बट वो ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन पर खड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और उसी तरीके से जो ऑब्जर्वर सड़क पर खड़ा है उसको ये लगता है कि कार के अंदर बैठा पैसेंजर काफी तेजी से आगे निकल गया, बट एक्चुअली द कार इज मूविंग, द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड दैट कार इज इन रेस्ट। देन रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। जैसे कि यहाँ पर आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक पर्सन कार काफी तेजी से मूव कराते हुए स्ट्रेट रोड पे चल रहा है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर सड़क के किनारे खड़ा है तो उसको ये अपीयर होगा कि दैट पर्सन हु इज सिटिंग इनसाइड द कार ही इज मूविंग वेरी फास्ट। यहाँ पे 2 पॉइंट वाली बात आपको बोली जाएगी, वीडियो को पॉज करके आप इन दोनों इंपॉर्टेंट बात को नोट कर सकते हैं। मोशन के टर्म में बोली जाती है The state of the rest and motion of the body are relative, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक एग्जांपल भी हम लोगों ने इस पर बात बोली। Absolute state of rest or motion do not exist, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल और है जिसके थ्रू हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। आप यहाँ पर स्क्रीन पर इस डायग्राम को देख सकते हैं, एक पर्सन जमीन पर खड़ा है, पर्सन ए, और 2 पर्सन बी और सी आपको एक बैलून से नीचे की तरफ आ रहे हैं। पर्सन ए को क्या अपीयर होगा कि ए एंड बी बोथ आर मूविंग, बट अगर बी और सी एक दूसरे को ऑब्जर्व करें तो दे आर नॉट मूविंग, दे आर जस्ट ऑन द बास्केट ऑफ द अम्ब्रेला। जो ये यहाँ पर बैलून यहाँ पे हो रहा है उसकी बास्केट पर है, और बी और सी पर्सन एक दूसरे के रिस्पेक्ट पर बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे है, बट ए पर्सन को ये अपीयर होगा या उसको ये लगेगा कि ए एंड बी एंड सी बोथ आर मूविंग विद द बैलून, बट एक्चुअली बी एंड सी are at the rest position with the respect of each other, they are just on the basket of that particular balloon। So इस particular discussion से हमको ये conclusion निकलता है कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म होते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में अगर एक ऑब्जर्वर को दूसरा ऑब्जर्वर मोशन में लग सकता है बट वो रेस्ट पर है, और वही चीज उस दूसरे ऑब्जर्वर को पहले ऑब्जर्वर के लिए होगा, जो हमने इन दोनों एग्जांपल्स में इस बात को डिस्कस किया। नाउ मोशन, हमने मोशन की बात की, रेस्ट की बात की। मोशन के लिए हमने कहा कि एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, देन इट इज इन मोशन। और सेम बात रेस्ट के लिए हमने बिल्कुल यहाँ पे उल्टी बोली, any object is said to be in rest when it not changes its position according to the surrounding with the respect of time। now अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन is 3 type: 1 dimensional motion, 2 dimensional motion and
थ्री डायमेंशनल मोशन। चलिए हम लोग वन बाय वन इन सारी मोशंस को डिस्कस करते हैं और विद द एग्जांपल इनको देखते हैं। वन डायमेंशनल मोशन के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं when any object moves in a rectilinear motion or exactly in a straight road। वन डायमेंशनल मोशन को हम लोग लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि आप यहाँ इमेज पर देख भी रहे हैं, एक कार बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही थी। इट इज अ वन डायमेंशन मोशन। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के लिए हम ये बात बोल सकते हैं, इफ ओनली वन ऑफ द थ्री coordinates specify the position of the object with the respect to time, in such a case object moves along the straight line and the motion therefore is known as rectilinear or linear motion। इसके लिए हम लोग जो एग्जांपल ले सकते हैं, मोशन ऑफ द ट्रेन along the straight railway track and object falling freely under the gravity, it is the example of वन डायमेंशनल मोशन और लीनियर मोशन। सिंपल हम यहाँ पे कह सकते हैं when we are moving in a straight road, a straight path, then it is a one dimensional motion and out of three coordinates only one coordinate is used। चलिए हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पर टू डायमेंशनल मोशन, the object moves in two directions at the same time, horizontal and vertical। जैसे हम एक बॉल को ग्राउंड से एयर में फेंकें और एक कर्व लेते हुए वो सर्टेन डिस्टेंस पर गिरे, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये फिगर में भी आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, एक प्लेयर है, गोल्ड प्लेयर, ये बॉल को हिट करता है तो बॉल इस डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे बनाया जा रहा है, और बॉल की मूवमेंट ये अपर डायरेक्शन में भी हो रहा है। तो एक सिंगल टाइम में बॉल आपके दो डायरेक्शंस में मूव कर रही है, इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन। इसको हम डिफाइन करें, इफ two of the three coordinates specify the position of an object changes with the respect to the time, then the motion of object is called two dimensional। in such a motion the object moves in a plane। देखिए यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, वन डायमेंशनल मोशन इट इज ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशनल मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन। इसके एग्जांपल के लिए हम बात कर ले तो मोशन ऑफ द क्वीन ऑन द कैरम बोर्ड एंड इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम। जब इंसेक्ट क्रॉल करता है तो ऐसे ऐसे उसकी मोशन होती है, तो वो स्ट्रेट वे में भी चल रहा है और उसकी बॉडी अप डाउन भी कर रही है, वो टू डायमेंशनल मोशन में आपका मूव करता है। एंड टू डायमेंशनल मोशन this is in a plane। now next is given here three dimensional motion, an object moves in three direction at the same time। जैसे कि आप मोशन ऑफ द एरोप्लेन कह सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये तीनों कोऑर्डिनेट आपके स्पेसिफाई हो जाएंगे, दैट इज योर एक्स, वाई और जेड। देन मोशन ऑफ अ प्लेन, एयर में उड़ रहा है या bird is flying in the air, this is the three dimensional motion। if all the three coordinates specify the position of the object changes with the respect to time, then the motion of object is called 3D। in such a motion the object moves in a space। इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं, a bird flying in the sky, हम एक काइट पतंग का भी एग्जांपल ले सकते हैं। random motion of the gas molecules, also these gas molecules present in your room, इनकी जो random motion है वो 3D motion है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मोशन इज थ्री टाइप्स, वन डायमेंशनल मोशन जो आप रेक्टिलाइनर मोशन होता है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे अकर होता है। टू डायमेंशनल मोशन जिसमें आपके दो कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं, इट इज इन अ प्लेन। एंड थ्री डायमेंशनल मोशन जिसमें आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं, इट इज इन स्पेस। आप रेक्टिलाइनर मोशन के एग्जांपल में कह सकते हैं व्हेन वी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ। आप नेक्स्ट टू डायमेंशनल मोशन के लिए कह सकते हैं जैसे कि आप एक बॉल को ग्राउंड से थ्रो करें और सर्टेन डिस्टेंस पर जाके वो गिरे, तो ग्राउंड जो बॉल है उसमें दो डायरेक्शन में मोशन होगी, एक आपका वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, इट इज टू डायमेंशनल मोशन। अगर हम लोग मोशन ऑफ बर्ड या एरोप्लेन फ्लाइंग इन द एरोप्लेन इन द स्काई उसका एग्जांपल ले लें, देन इट इज अ थ्री डायमेंशनल मोशन। एंड यहाँ पे आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई होते हैं। आप इन चीजों को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, मेनली जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स। पहला स्केलर क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है,
डायरेक्शन की जरूरत नहीं। दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ स्केलर। इसके एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं जैसे चार्ज, डिस्टेंस, एरिया, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी। आपको स्क्रीन पे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिख रखे हैं, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज के लिए अगर हम बात करें तो ऐसी हमारी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उनको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्स डायरेक्शन इन एडिशन टू इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। लाइक दैट हम इसके एग्जांपल में बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी क्या होती हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। सिंपल वर्ड में हम यहाँ कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज in which only the magnitude is needed. Vector quantities are those quantities where direction and magnitude both needed. Distance and displacement. अभी तक हम इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मोशन और रेस्ट को हमने डिस्कस किया, टाइप ऑफ मोशन को हमने डिस्कस किया, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को हमने डिस्कस किया। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप अपने घर से स्कूल गए, तो जिस जिस रास्ते से होते गए अगर उसकी टोटल मेजरमेंट की जाए, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आप द डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। आप पूरे रास्ते को मेजर कर लें, व्हाटएवर द मेजरमेंट विल कम, दैट इज द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह सकते हैं, आप अपने घर और स्कूल के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ पाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चलिए हम लोग इसको और डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्टेंस के लिए बोला, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी irrespective of the direction in which the body travels. It means जब distance की हम बात करते हैं तो वहां पे हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। डिस्टेंस के लिए हम ये भी कह सकते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक पर्सन ए पोजीशन से चलता है और वो बी पोजीशन पे जाता है 4 किलोमीटर। उसके बाद वो बी पोजीशन से चलकर सी पोजीशन 3 किलोमीटर चलता है। तो एक्चुअल जो इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी, दैट विल बी द 7 किलोमीटर, क्योंकि वो सबसे पहले ए से बी पोजीशन पर आया और फिर उसके बाद वो बी से सी पोजीशन पर आया। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू 7 किलोमीटर। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमने यहाँ पर शुरू में ही बोला कि यहाँ पे डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। और डिस्टेंस हमारा क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है। चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। When a body moves from one position to another, the shortest distance between the initial and final position of the body along the direction is known as displacement। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके इस बात को बोलेंगे, जैसे कि ये एक पर्सन ए पोजीशन से बी पोजीशन 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है, फिर वो बी पोजीशन से सी पोजीशन पर 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा है, दैट इज योर AC, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे ये इंडिकेट कर रखा है। AC इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द पोजीशन A एंड C। नाउ द डिस्प्लेसमेंट इज द AC, और AC डिस्प्लेसमेंट को अगर हम फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी द 5 किलोमीटर। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AC डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है। हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस के लिए बोल सकते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, और टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नाउ distance traveled has only magnitude, whereas displacement has magnitude as well as डायरेक्शन, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड आपका वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मींस साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी।
The distance traveled by a moving body cannot be zero, but the final displacement of a moving body can be zero if a body travels in such a way that it comes back to its starting position. Then the displacement is zero. However, distance traveled is never be zero. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं व्हेन यू आर मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ। इस पर्टिकुलर कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमेशा बराबर होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस बट इट कांट more than it never be more than the distance। डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। जैसे हम एक यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, आप अपने घर से स्कूल जाइए और स्कूल से वापस आइए, आप अपने फिर घर पे आ जाइए, तो आपकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन जो होगी बिल्कुल सेम हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। हम लोग यहाँ पर इस बात को एक एग्जांपल से और समझते हैं। सपोज दैट वी आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, हम यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं। हमने ए पोजीशन से चलना शुरू किया और हम एक पूरा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करके हम फिर ई पोजीशन पर आए। तो सर्कल का जो सर्कमफियरेंस हो जाएगा दैट विल बी 2 पाई r। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमने इस ई पोजीशन से चलना शुरू किया था और हम लोग फिर उसी ए पोजीशन पर आ गए, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। देन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कांट बी जीरो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे व्हेन वी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ। अब इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आपका एक बच्चे का स्कूल जो है घर से वो 3 किलोमीटर और स्कूल से जो उसका प्लेग्राउंड है दैट इज योर 4 किलोमीटर। अगर वो स्कूल होते हुए अपने प्लेग्राउंड पर जाता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 3 + 4 = 7। लेकिन अगर घर और प्लेग्राउंड के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ देखा जाए दैट इज योर 5 किलोमीटर, इट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम होम टू प्लेग्राउंड वाया स्कूल इज 7 किलोमीटर और डिस्टेंस is the actual length of the path covered by the moving object irrespective of the direction of motion। displacement की हम बात कह सकते हैं, displacement is the shortest distance between the two points irrespective of the path between the points। जैसे इस एग्जांपल में आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर दे रखा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, चलिए हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअली ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ डायरेक्शन and displacement is the shortest distance between initial and final position of the body in the direction of point to the final position। Distance between two given point depends on the path chosen। Displacement between 2 points is measured by the straight path between 2 points। Distance is always positive। Displacement may be positive as well as negative and even zero also। अभी हमने पीछे इस एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस विल नेवर बी डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज। आप वीडियो को पॉज करके इस डिफरेंसेस को नोट डाउन कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहले पर्सन ए से बी पोजीशन 4 किलोमीटर आया, फिर वो बी से सी पोजीशन पर 3 किलोमीटर गया। तो जो इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी दैट विल बी द 7 किलोमीटर अगर वो ए से सी तक पहुंचने की बात की जाए, क्योंकि वो ए से बी आया 4 किलोमीटर, फिर उसके बाद वो बी से सी गया आपका 3 किलोमीटर। देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन इज 7 किलोमीटर और एसी के बीच में अगर जो हम देखें इट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा दैट विल बी द 5 किलोमीटर। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? A body has a uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time, no matter how small this time interval may be।
इट मीन्स हम लोग सिंपल वर्ड में कह सकते हैं इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, पहले 10 सेकेंड में आप 20 मीटर गए, नेक्स्ट 10 सेकेंड में फिर आप 20 मीटर गए, नेक्स्ट 10 सेकेंड में फिर आप 20 मीटर गए, देन योर मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, अ कार रनिंग एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 meter per second will cover equal distance 10 meter every second, so its motion will be uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं तो हमको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलती है विद द ग्रेडियंट। दिस ग्राफ इज द शोइंग यूनिफॉर्म मोशन, और जो हमारा ग्राफ है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं विद अ ग्रेडियंट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसा कि हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन के लिए बोला, एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग कह सकते हैं बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। If we drop a ball from the roof of a building, we find that it covers unequal distance in equal interval of time। क्योंकि जब बॉल ऊपर से नीचे गिरने लगती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती रहती है, और ऑब्जर्वर के हाथ में आते आते वो बॉल अपने मैक्सिमम वेलोसिटी पे होती है, या ग्राउंड पे हिट करते समय वो मैक्सिमम वेलोसिटी पर होती है। तो जैसे जैसे बॉल नीचे गिरती जाती है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होती जाती है। देन बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग is a non-uniform motion। A freely falling body covers a smaller distance in the initial 1 second interval and the larger distance in the later 1 second interval। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब एक सर्टेन हाइट से नीचे गिरेगी और जैसे जैसे वो नीचे आती जाएगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। द मोशन ऑफ अ ट्रेन बड़ा अच्छा एग्जांपल है। जब मोशन, एक ट्रेन किसी स्टेशन से चलना शुरू होती है तो वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को छोड़ती है और कुछ मिनट के बाद वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाती है। लेकिन जब वो अगले स्टेशन पे पहुंचती है तो फिर वो अपनी धीरे धीरे वेलोसिटी को डिक्रीज करती है और फिर वो प्लेटफॉर्म पे रुकती है। सो द मोशन ऑफ द ट्रेन इज आल्सो अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ट्रेन के मोशन जो एग्जांपल है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। द मोशन ऑफ द ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। This is because when the train starts from a station, it moves a very small distance in the first second, then the train moves a little more distance in the second, and so on. And when the train approaches the next station, the distance traveled by it per second decreases। Then the motion of the train जो है वो बहुत अच्छा एग्जांपल होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। Now, distance time graph for a body having non-uniform motion is a curved line। यहाँ पर if the distance time graph is a straight line, the motion will be uniform, and if the distance time graph is a curve, then the motion will be non-uniform। It should be noted that the non-uniform motion is also called accelerated motion। आप non-uniform motion के लिए distance time graph अगर आप ड्रॉ करें तो you will get a curved line। हमने यहाँ पर जो टॉपिक्स कवर किए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा व्हाट इज अ मोशन, रेस्ट, टाइप ऑफ मोशन, और उसके बाद हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस किया। हम अपनी आने वाली वीडियोस में और इसके टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी जो जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की, उनकी लिंक दे दूंगा। आपको इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड स्टडी मटेरियल की भी लिंक मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड करें। उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको वहां पर एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इन सारे क्वेश्चंस को, स्टडी मटेरियल को आप डाउनलोड करें। जो नोट्स है बहुत सिस्टमेटिक वे से आपको बनाया गया है, जो आपके कमिंग एग्जाम में आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। असाइनमेंट्स को आप सॉल्व करें, आप अपनी टेक्स्ट बुक और साइड बुक्स को सॉल्व करें, एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करें। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज हैं, और आपको कोई न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट है, उसको आप कमेंट के थ्रू, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा, उसमें आप
उस क्वेश्चन को हमको सेंड कर सकते हैं। हम श्योरली अपनी आने वाली वीडियोस में उस डाउट को क्लियर करेंगे और आपके क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, स्टडी हार्ड। जय हिंद, नमस्कार।